बदली, लेकिन सवाल वही थे, रोटी, रोजगार और अधिकार। देखते हैं कि लेनिन की सरकार सभी की उम्मीदों पर खरी उतरी भी या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उर्वशी भार्गव एंड वेलकम टू फ्यूका एजुकेशन। जैसा कि हम देख चुके थे कि फरवरी और अक्टूबर में कुछ इवेंट्स हुए थे, यहाँ पे कुछ स्ट्राइक्स हुई, यहाँ पे रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हुई। अब यहाँ पे ये हुआ कि जब अक्टूबर में बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन यहाँ पे पावर में आ गए, तो अब क्या बदलाव आए, क्या वो सच में उम्मीदों पे खरे उतर भी पाए या नहीं। What changed after October? स्टार्ट करते हैं। 1917 में उन्होंने चेंजेस क्या किए। सबसे पहले चेंज उन्होंने किया कि बैंक्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। बैंक का नेशनलाइज करना इसलिए जरूरी था क्योंकि पावर कुछ फ्यू हैंड्स में थी, जिसके कारण कुछ ही लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता था और जिनको एक्चुअल में नीड थी उन्हें उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता था। लैंड को एक सोशल प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया और पीजेंट को परमिशन दे दी गई कि भाई वो सीज कर सकते हैं, जो नोबिलिटी के पास उनका लैंड है उसको ले सकते हैं। बैन कर दिया गया एरिस्टोक्रेसी में, तो ये ओल्ड टाइटल्स वो अपने साथ यूज कर रहे थे कि ये किंग है, ये है, या फिर इनको कोई और मतलब यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे, सबको यहाँ पे बैन कर दिया गया। देन न्यू यूनिफॉर्म्स आ गए आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए और एक क्लॉथिंग कंपटीशन टाइप का ऑर्गेनाइज होने लगा 1918 में। यहाँ पे एक सोवियत हेड थी बिडानवोका, यहाँ पे इसको चुना गया। ये आप ये हेड देख रहे हो, इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल दिया गया। भाई फेमस पार्टी हो गई थी तो नाम भी बहुत अच्छा रखना जरूरी था। नाम रख दिया गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। याद रखना है क्या रिनेम रखा गया इसको। 1917 में बोल्शेविक ने इलेक्शन कंडक्ट किए और यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली मेजोरिटी के साथ। अब इलेक्शन के बाद क्या होता है, ट्विस्ट है यहाँ पे, देखते हैं। 1918 में असेंबली ने ही बोल्शेविक मेजर्स को रिजेक्ट कर दिया और लेनिन को डिसमिस करने की बात। लेनिन जब उन्होंने असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया, भाई नहीं रखा जाएगा, लेनिन को मेजोरिटी नहीं मिल रही, लेनिन तो वैसे ही पावर में थे, उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया, बोलते कोई असेंबली नहीं है। बोल्शेविक ने यहाँ पे पीस बनाया जर्मनी के साथ एट ब्रेस्ट-लिटोव्स्क। ये एक नाम है जगह का। जर्मनी के साथ वर्ल्ड वॉर 1 में ये इनकी मतलब एक्सट्रीम लेवल पे राइवल थे, जर्मनी और रशिया। तो यहाँ पे ये पहले ही बोल रहे थे वॉर को बंद करो, और वॉर बंद कैसे हो सकता था, ऐसे ही कि भाई पीस मेंटेन कर लो। बोल्शेविक जो थी सिर्फ एक ऐसी पार्टी बन जाती है जिसने इलेक्शन कर सकती थी, पार्टिसिपेट कर सकती थी इलेक्शन में टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। ये तो बात हो गई एक तरीके से मोनोपोली टाइप की, मेरी ही पार्टी आएगी, तो जब एक ही पार्टी तो वही जीतेगी, तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं, सब खत्म, असेंबली हटा दी। ट्रेड यूनियन को कंट्रोल में कर लिया। मेजर इकोनॉमिक यहाँ पे एक तरीके से स्टेप उठाया गया, ट्रेड यूनियन को कंट्रोल कर लिया गया। सीक्रेट पुलिस उन्होंने लगा दी जिसका नाम पहले चेका रखा गया, बाद में उस चेका को नाम बदल के ओजीपीवी या एनकेवीडी रखा गया, जो कि यहाँ पे जो भी लोग बोल्शेविक लीडर को क्रिटिसाइज करते थे, उन्हें नीचा दिखाते थे या फिर उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, उन्हें पनिश करती थी ये सीक्रेट पुलिस। सीक्रेटली सब पे नजर रखा करती थी। एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम, एजुकेशन पे भी इन्होंने काम किया। इसके अलावा कलेक्टिव फार्मिंग रीस्टार्ट कर दी गई। कलेक्टिव फार्मिंग जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ये लोग मिलके फार्मिंग करते थे, फिर जितना प्रॉफिट होता था उनका के पीजेंट्स इक्वली बांट लेते थे, जिसको कम्युनियन वो मीर कहा करते थे। आगे क्या होता है, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। जैसे जब कोई लीडर बहुत पावर में आ जाता है ना, तो वो ये देखता है कि अपने पावर का वो एक टाइम बाद मिसयूज करना भी स्टार्ट कर देते हैं कुछ लीडर्स। तो उनके मिसयूज को रोकने के लिए फिर जनता फिर विद्रोह में आती है, उनकी जब उम्मीदें टूटती हैं तो वो फिर इकट्ठी होकर आती है। तो ये एक सिविल वॉर टाइप का स्टार्ट हो रहा है। बोल्शेविक ने बोला लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया जाए। रशियन आर्मी एक तरीके से बिखरना चालू हो गई और घर जाने लगी क्योंकि लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था कहीं ना कहीं। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल सपोर्टर्स और ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। यहाँ पे बोल्शेविक अपराइजिंग जो आ रही थी, तो जितने भी नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स या जो ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स थे, उन्होंने इसको कंडेम किया। और उसके अलावा जो इनके लीडर्स थे वो साउथ रशिया की तरफ गए और उन्होंने ये ट्रूप्स इकट्ठे किए, अपने लोगों को इकट्ठा किया और बोल्शेविक्स के साथ लड़ने की बात कही। इन्हीं लोगों को बोला गया द रेड्स। ठीक है, रेड्स, व्हाइट्स, ग्रीन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। उनमें कौन कौन से लोग थे वो आपको याद रखना है। रेड्स कौन थे, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी। ठीक है, इसके बाद रशियन एम्पायर बेसिकली कंट्रोल किन लोगों से हो रहा था, ग्रीन्स कौन थे, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी जो थे। और उसके अलावा व्हाइट्स वो थे प्रोजारिस्ट, यानी कि जार के सपोर्टर। तो यहाँ पे जो व्हाइट्स थे वो बहुत हार्श स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिए इन्होंने।
पीजेंट्स के साथ, उनके लैंड को सीज करने की बात करना, या फिर यहाँ पे पॉपुलर जो भी नॉन बॉल्शेविक्स लोग थे उनको यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए उनसे रोकना। ग्रीन या यहाँ पे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी जो लोग थे, यहाँ पे फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, या जितनी भी जो फोर्सेस थी, ये कहीं ना कहीं रशिया में बढ़ते हुए सोशलिज्म को देख के चिंता में आ गई। क्यों चिंता में आ गई? अगर किसी एक बड़े नेशन में कैपिटलिज्म से सोशलिज्म आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो नेशन ऑटोमेटिकली डेमोक्रेटिक हो रहा है, या वहां पे मोनार्की रूल गिर रहा है और वो डेवलपमेंट की राह पे चल पड़ा है। तो बाकी जो मोनार्क थे वो चिंता में आ गए कि अगर कैपिटलिज्म हट जाएगा तो हमारे पर्सनल बेनिफिट्स तो गए। तो वहां के रशिया के बढ़ते सोशलिज्म को देखकर बाकी नेशंस भी पैनिक हो गए। 1920 में बोल्शेविक ने यहाँ पे बहुत एक अच्छा फॉर्मर रशियन एम्पायर कंट्रोल कर लिया। 1920 तक उनको बहुत सक्सेशन भी मिला टू कॉपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जदाइस। इन लोगों के साथ कॉपरेशन उनको मिल गया था, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जार के जितने भी जो चीजें थी उनसे खुश नहीं थे। ठीक है, याद रखना है, ग्रीन है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी एंड व्हाइट्स आर प्रोजारिस्ट। खीवा में, खीवा एक जगह का नाम है सेंट्रल एशिया में, बोल्शेविक जो होते हैं ब्रूटली मैस्कर कर देते हैं लोगों के ऊपर, मतलब मार स्टार्ट कर देते हैं। वहां के जो लोकल नेशनलिस्ट होते हैं इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म, सोशलिज्म के नाम पे एक गलत स्टेप उठाते हैं, वहां पे बहुत मैस्कर कर देते हैं बहुत बड़े लेवल पे, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। भाई आप तो अच्छे मेजर्स लेके आए थे, बट आप रिप्रेजेंट क्या कर रहे हो? अगर आप भी इस तरीके के मेजर्स कर रहे हो तो फिर लोगों के सामने आपकी क्या इमेज जा रही है? क्या आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि लेनिन की गवर्नमेंट, बोल्शेविक गवर्नमेंट क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाह रही है और व्हाट डज दे वांट एक्चुअली? यहाँ पे नॉन रशियन नेशनल जितने थे वो एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे देते हैं सोवियत यूनियन को, यूएसएसआर द स्टेट। नॉन रशियन नेशनलिटीज जो वहां के है नहीं, अब वो एक्चुअल में डर में है कहीं ना कहीं कि भाई ट्रस्ट किस पे करना है, कौन हमें एक्चुअल में यहाँ पे सेफ रखेगा। तो ये पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे देते हैं सोवियत यूनियन या यूएसएसआर को। बोल्शेविक जो होते हैं रशियन एम्पायर जो बनाते देते हैं अपना दिसंबर 1922 में, एक डर का माहौल क्रिएट कर दिया उन्होंने खीवा में जो किया उसके बाद से। ठीक है, आगे क्या होता है? सोशलिस्ट सोसाइटी बन गई। अब सोशलिज्म के नाम पे कुछ भी कर रहे थे और फिर उसके बाद एक सोशलिज्म सोसाइटी बनती है। उसमें होता क्या है, परमिट कर देते हैं पीजेंट्स को कि वो लैंड को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी कलेक्टिव वर्क वो करना चाहते थे वैसे करेंगे। 5 ईयर प्लान लेके आ जाते हैं। हमारे यहाँ भी 5 ईयर प्लान चलते थे, कुछ ना कुछ हम यहाँ से इंस्पिरेशन रही होगी। 5 ईयर प्लान यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। किसी भी एक मुद्दे को उठाया जाएगा, किसी भी एक प्रॉब्लम को लिया जाएगा और 5 ईयर के टारगेट बेसिस पे उस पर काम किया जाएगा। गवर्नमेंट फिक्स करती है सारे प्राइजेस कुछ कुछ चीजों पे और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, क्योंकि जब प्राइस फिक्स नहीं होते तो वैल्यू डिफर करती है, जिसकी वजह से एक्चुअल प्रॉफिट जितना आना चाहिए उतना नहीं आता और ट्रेडिंग में भी दिक्कत यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ऑलरेडी मॉनेटरी वैल्यू डिफरेंट नेशंस की डिफरेंट होती है। ठीक है, फिक्स ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स व्हिच लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे फिक्स कर दिया गया प्राइस को, जिसकी वजह से स्टार्टिंग के 2 प्लान्स में अच्छी खासी इकोनॉमिक ग्रोथ इनको देखने के लिए मिलती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ऑब्वियस है, जब आप ग्रो कर रहे हो इंडस्ट्रियल लेवल पे तो यहाँ पे बेनिफिट भी बढ़ेगा ही, तभी आप ग्रो कर रहे हो। यहाँ पे न्यू फैक्ट्रीज और न्यू सिटीज आ जाती हैं। नेशन की इकोनॉमी जब बढ़ती है तो वहां की सिटीज हो, अर्बन एंड रूरल एरियाज कंडीशन ऑटोमेटिकली डेवलप होती हैं ड्यू टू ट्रांसपोर्ट। ठीक है, रूरल कंडीशंस में थोड़ा टाइम लग जाता है बट अर्बन सिटीज तो डेवलप होती ही हैं। न्यू फैक्ट्रीज आ जाने के बाद अब कंडीशन जो थी यहाँ पे, रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। काम तेजी से हो रहा है, वर्कर्स तो बहुत सारे चाहिए, बेरोजगारी तो वैसी थी ना, वर्कर्स बहुत ज्यादा चाहिए, कंडीशन बेकार हो रही है, वेज उन्हें दे नहीं पा रहे, बहुत एक्सेसिव वर्क उनसे कराया जाने लगा और बेरोजगार होने की डर से या अपने पेट भरने की डर से लोगों को काम भी नहीं छोड़ना चाहते थे वो। तो रैपिड कंस्ट्रक्शन अच्छी बात है बट उसकी वजह से यहाँ पे बहुत पुअर वर्किंग कंडीशन स्टार्ट हो गई, वर्कर्स का कोई ख्याल यहाँ पे नहीं रखा जा रहा था। स्कूलिंग सिस्टम एक्सटेंडेड हो चुका था, डेवलप किया जाने लगा। ये एक इंडस्ट्रियल फोटो आपको देखने के लिए मिल रही है साइड में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्टर क्रीचर्स। फैक्टर क्रीचर्स का मतलब एक तरीके से जो वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स बना दिए जाते हैं उस टाइप का सेटअप कर दिए, पर वो कोई बहुत खास अच्छे नहीं थे। चीप पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर बना दिए गए, छोटे मोटे सस्ते सेंटर टाइप बना दिए, क्योंकि वर्कर्स हैं और आम जनता है, उनको कभी ना कभी तो जरूरत पड़ती ही है। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर द वर्कर्स। एक अच्छे लेवल पे एक मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स भी सेटअप वहां पे किए गए।
इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड। देखो गवर्नमेंट क्या होती है, कई बार बहुत सी गवर्नमेंट होती है जो वेलफेयर वर्क्स करना तो चाहती हैं और वो सोचती भी हैं कि हमें ये वेलफेयर वर्क करना चाहिए, पर क्या होता है रिसोर्सेज के लिमिटनेस होने की वजह से, यानी कि उनकी एक लिमिट क्रिएट हो जाने की वजह से एक्सेसिव वो जितना काम करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते, और जब वो काम उस लेवल पे नहीं हो पाता तो उसका इफेक्ट भी उतना ज्यादा लोगों की नजर में नहीं आ पाता। लेनिन के साथ यहाँ पे थोड़ा ऐसे ही हो रहा, कुछ अच्छे मेजर्स वो ऑप्ट कर रहे थे, अच्छा खासा काम चल रहा था, अच्छे काम भी कर रहे थे, बट रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से ये काम उतने बड़े लेवल पे वो नहीं कर पाए और 1924 में तो उनकी डेथ ही हो गई। अब जो उन्होंने सोचा होगा या जो समझा होगा उस हिसाब से जो आगे के लीडर उनके बाद आए, क्या एक्चुअल में वो उनकी मतलब जो उन्होंने सोचा था उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो चल पाए या नहीं चल पाए, ये देखने के लिए मिलेगा। देखिए कंडीशन, बच्चे स्कूल में है, देखिए टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ये वर्किंग कंडीशन पुअर है, ये दिखाया जा रहा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में मैग्नीटोगॉस्क में एक बच्चा देख रहे हो आप लेबर कंडीशन में है, ये फैक्ट्री का डाइनिंग हॉल है, ये फैक्ट्री है, ये आप देख रहे हैं, ये आपके ये डाइनिंग हॉल यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब लेनिन चले गए 1924 में, लेनिन चले गए, लेकिन जो बोल्शेविक पार्टी थी वो तोड़ी गई थी, अब उनके बाद कोई और आएगा, कोई और लीड करेगा ना उसको, तो कौन लीड कर रहा है? 1927-28 में जो सोवियत रशिया था उसको ग्रेन प्रॉब्लम बहुत हो गई, मतलब अनाज की एक तरीके से कमी टाइप की महसूस होने लगी। गवर्नमेंट जो थी उसने प्राइस फिक्स कर दिए जिसपे ग्रेन बेचा जाना चाहिए, जिससे उसकी ब्लैक मतलब उसको ना रखा जाए या उसको इकट्ठा ना किया जाए। पीजेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया कि वो अपने ग्रेन गवर्नमेंट को फिक्स प्राइस पे मतलब या फिर उस प्राइस पे नहीं बेचेंगे। अब ये थी उस टाइम की प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हैं स्टालिन। स्टालिन कौन है? ये है आपके स्टालिन, ठीक है, ये लेनिन के बाद आए जिन्होंने बोल्शेविक पार्टी को कहीं ना कहीं लीड किया आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। इन्होंने आते ही जब ये कंडीशन देखी तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए फार्म इमरजेंसी मेजर्स, क्योंकि बात यहाँ पे ग्रेन सप्लाई से रिलेटेड थी, फूड से रिलेटेड थी, बेसिक स्टेपल फूड से रिलेटेड थी, तो यहाँ पे आते ही इन्होंने कुछ मेजर्स को ऑप्ट करने की बात करी। लेनिन ने ये माना, ठीक है, लेनिन का ये मानना था कि जो रिच पीजेंट्स या जो ट्रेडर्स हैं कंट्री साइड में वो क्या करते हैं, हायर प्राइस पे स्टॉक रख लेते हैं, मतलब स्टॉक रख लिया, प्राइस जैसी हायर होंगे वो निकाल लेंगे और बहुत ज्यादा ऐसे स्टॉकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक करते जा रहे हैं, सॉरी। उन्होंने डिसाइड किया कि स्पेकुलेशंस हैड टू बी स्टॉप सप्लाईज कन्फिस्केटेड, इस चीज को तो रोकना होगा, यानी जो सप्लाई जमा करके रखे हो उसको जब्त तो करना होगा ना, तभी तो आम जनता तक जो यहाँ पे सप्लाई में कमी हो रही है वो पूरी हो पाएगी। 1928 में यहाँ पे क्या होता है, ये स्टालिन है, स्टालिन ने यहाँ पे क्या किया, सुपरवाइज करना स्टार्ट कर दिया जो ग्रेन का कलेक्शन था उसको, और यहाँ पे उन्होंने कुलक्स यहाँ पे वेल टू डू पीजेंट्स ये नाम दिया गया था। कुलक्स मतलब वो है जो यहाँ पे वेल टू डू पीजेंट्स होते थे, यानी जिनके पास अच्छी खासी जमीन है, अच्छा खासा यहाँ पे वो पैसा अपने पास रखते थे, उनको यहाँ पे उनसे ग्रेन कलेक्शन करने की, उनके ऊपर रेट डालने की बात की गई। शॉर्टेजेस कंटिन्यू थे तब भी, ये डिसीजन लिया गया अब शॉर्टेज नहीं मिट रहे हैं, कुलक्स के साथ डील कर लिया, कलेक्टिव जो इनके पास अब कलेक्टिव फार्मिंग पे वापस आते हैं जिसको मना कर दिया गया था, ये सोचते हैं कलेक्टिव फार्म्स फिर से स्टार्ट करते हैं, और ये ऐसा आर्ग्यू होता है दैट ग्रेन शॉर्टेजेस वर पार्टली ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स। ग्रेन शॉर्टेजेस क्यों है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ था, याद है, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो किसी के हिस्से में बहुत छोटा पैच ऑफ लैंड आया, फॉर एग्जांपल ये एक बहुत बड़ा एरिया है, अब किसी के हिस्से में इतना ही लैंड आया, किसी के हिस्से में बहुत बड़ा लैंड आ गया, इस तरीके से छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशंस हुए। इन डिस्ट्रीब्यूशंस के हिसाब से अगर किसी के पास सिर्फ इतनी ही होल्डिंग है तो उसके पास टोटल ग्रेन निकलेगा भी तो कितना, नहीं होगा ना उतना, पर अगर किसी के पास बहुत बड़ा लैंड है तो उसके पास तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रेन है, अब वो क्या करेगा, देख रहा है कि ग्रेन की सप्लाई कम है तो वो अपने पास रख लेगा ग्रेन, और जब यहाँ पे नीड होगी, जब यहाँ पे अमाउंट या प्राइस बढ़ जाएंगे तब वो उस ग्रेन को निकालने की बात करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यही बात होती है कि ये कुछ तो इसीलिए भी है क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत स्मॉल साइज ऑफ लैंड है। 1917 के बाद लैंड पीजेंट्स को वापस दिया जाता है जो उनसे कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने लिया था, और स्टालिन यहाँ पे एक बात रखते हैं, कुलक्स को एलिमिनेट करो, इनको हटाओ। क्यों? कुलक्स जब हट जाएंगे ना, या फिर ये जो इनकी जो एक एक्टिविटी है ये जो स्टॉक करने की फूड ग्रेन्स को, तो ये कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक जो ग्रेन की सप्लाई कम है वो नहीं होगी, ग्रेन एडिक्वेट अमाउंट में लोगों तक पहुंचेगा।
ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पोस्टर है, कलेक्टिवाइजेशन जो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी उसमें यहाँ पे वी शैल स्ट्राइक एट द कुलक वर्किंग फॉर द डिक्रीज इन कल्टीवेशन, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम एक्टिवली यहाँ पे स्ट्राइक कर सकते हैं। ये एक पोस्टर टाइप का उस टाइम पे प्रिंट हुआ था। यहाँ पे पीजेंट्स वुमेन इकट्ठी हुई हैं बड़े बड़े फार्म्स में काम करने के लिए, ठीक है। स्टैलिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या था, हमने पढ़ा था लास्ट सेकंड स्लाइड में कि कलेक्टिवाइजेशन रीइंट्रोड्यूस करने की बात करते हैं, बोलते हैं कलेक्टिव फार्मिंग फिर से स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में उन्हें नहीं मना करा था, स्टार्ट करते हैं पर ये वापस। From 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective farms. पार्टी ही फोर्स करती है पीजेंट्स को, भाई प्लीज अब इकट्ठे होकर फार्मिंग करो, ग्रेन की शॉर्टेज हो गई है। आगे क्या होता है, bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farm. बड़े बड़े लैंड जो होते हैं या जो बड़े बड़े एक तरीके से अब जो इनके पास होते हैं लैंड, उनको यहाँ पे इनकी ऑनरशिप कलेक्टिव फार्म्स की तरफ इनको बढ़ाने की बात की जाती है। पीजेंट्स कलेक्टिवाइजेशन को अपोज करते हैं और लाइव स्टॉक को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खुद के कैटल्स को कहीं ना कहीं आसपास के जितने कैटल्स होते हैं ना डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं। क्यों अगेंस्ट जाते हैं कलेक्टिवाइजेशन के, आइए देखते हैं। जो यहाँ पे कलेक्टिवाइजेशन को रेसिस्ट कर रहा था उसको पनिश करने की बात आ जाती है, सब उल्टा हो गया। स्टैलिन क्या करते हैं भाई, बोलते हैं जो कलेक्टिवाइजेशन के अपोजिशन में काम करेगा उसको पनिश कर दिया जाएगा। काफी ज्यादा लोगों को भर के बाहर कर दिया गया, देश निकाला कर दिया गया, एक्साइल कर दिया गया। They still collectivization. Peasants argued that they were not rich and were not against socialism. वो ये बात कहते हैं कि सर स्टालिन सर, हम रिच नहीं हैं लेकिन हम सोशलिज्म के खिलाफ भी नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि कलेक्टिवाइजेशन गलत है, बट कलेक्टिवाइजेशन में हमें उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा या उतना ग्रेन भी नहीं मिल पा रहा जितना हमें मिलना चाहिए, तो हम सोशलिज्म के खिलाफ नहीं है, हम कैपिटलिज्म को नहीं आगे बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हम उतने रिच भी नहीं है कि हम सिर्फ इस तरीके से कलेक्टिवाइजेशन को आगे बढ़ाते जाए, क्योंकि हर इंसान कलेक्टिवाइजेशन में प्रॉफिट गेन करे ये जरूरी नहीं होता था। आगे क्या होता है, स्टैलिन की गवर्नमेंट कुछ इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन अलाउ कर देती है कंडीशन को समझ के, लेकिन उन कल्टीवेटर्स को बहुत अनसिंपैथेटिकली ट्रीट करती है, उनके लिए कोई दया भावना नहीं, अगर उनके लैंड में कल्टीवेशन हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। स्टैलिन ने दो तरह के मेजर्स अडॉप्ट कर लिए थे, कुलक्स को हटाने की बात की, कलेक्टिवाइजेशन स्टार्ट किया, लेकिन दोनों से ही फायदा नहीं हुआ, कलेक्टिवाइजेशन से भी उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। 1930 टू 1933 में एक बहुत डिवास्टेटिंग फेमाइन कंडीशन हुई सोवियत में की हिस्ट्री में, जिसमें करीबन 4 मिलियन लोगों की मौत हो गई। दे वर डाइड एक्चुअली, ठीक है, ड्यू टू शॉर्टेजेस ऑफ फूड और ड्यू टू फेमाइन। स्टैलिन और उनके सिंपैथाइजर्स जो थे उन्होंने इस क्रिटिक्स के ऊपर ये कॉन्स्पिरेसी टाइप की क्रिएट हो गई कि भाई ये सोशलिज्म कैसे सोशलिज्म है, कैसे चला रहे हैं स्टैलिन गवर्नमेंट, कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं कि लोगों की इस तरीके से जानें चली गई, फूड की शॉर्टेजेस इतनी बढ़ गई, तो ये कैसे सोशलिज्म है, ऐसे तो नहीं होता है। ये टॉपिक अब यहीं पर खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, अक्टूबर में सत्ता बदली, सपने बदले, लेकिन रास्ते वही थे। पुराना रूस नए रूस से काफी अलग था, सपनों के बहुत करीब लेकिन संघर्षों से पूरा भरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फ्यूके एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू।